जी स्टूडेंट्स, आज हम फिर प्रोटीन्स की डाइजेशन को लेकर हाजिर हैं। और हमने प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट की हुई है, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया। आज हम अपने पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रीवियस हाईलाइट मैंने यहाँ पर शो करवाई है ताकि आपका कनेक्शन जो है वो दोबारा डेवलप हो सके हमारे पार्ट 1 लेक्चर से। हमने प्रोटीन की डाइजेशन जो पार्ट 1 में देखी थी, वो हमने बेसिकली प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, प्रोटीन्स की डेफिनेशन डिस्कस की, प्रोटीन्स को डाइजेशन होने के लिए माउथ में क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसको स्टमक में आने के बाद किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ये हमारी सारी हाईलाइट जो थी वो प्रीवियस लेक्चर की थी। अब स्टमक की यहाँ पे भी आपको दोबारा नजर आ रही है कि बेसिकली स्टमक में जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, HCl उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ कि एसिड ने एक्ट किया है, तो यहाँ पे पेप्सिन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो जब एसिडिक इन नेचर है तो आप ये भी समझ लो कि इसकी पीएच जो है वो 2-3 के राउंड अबाउट होती है, एसिडिक पीएच होती है। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, दोबारा बताती हूँ कि पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जितने प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जहां जहां ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें, बॉडी को जो है वो ब्रेक डाउन ना कर सकें, उसके सेल्स को डिस्टर्ब ना कर सकें। ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की, इनको हम जाइमोजिन्स का नाम देते हैं। जाइमोजिन्स, ZYMOGENS, जाइमोजिन्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर नजर आ रही है कि प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन ने एक्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया लार्ज पॉलीपेप्टाइड में। मतलब अभी डाइजेशन का प्रोसेस और भी आगे जाएगा। लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हमारे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब जो बेसिकली मेन डाइजेशन होनी है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में होनी है? वो होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास डिडुनम है, जिजुनम है, इलियम है। तो सबसे पहले मैं ड्यूडिनम में आपको दिखा रही हूँ कि बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में क्या हो रहा है। डेफिनेटली हर जगह कोई ना कोई एंजाइम एक्ट करेगा। तो ड्यूडिनम के एंजाइम को हम देखते हैं। ड्यूडिनम में जो एंजाइम मौजूद है उसका नाम है ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है। ट्रिप्सिनोजिन पे जब एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है, एंटेरोकाइनेज क्या है? ये इंटेस्टाइनल सेल पे मौजूद एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, स्टूडेंट जरा गौर से सुने कि ट्रिप्सिनोजिन पर इंटेस्टाइनल सेल पे मौजूद एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, वो एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, ट्रिप्सिन हमारी एक्टिव फॉर्म हो गई और ट्रिप्सिनोजिन हमारी इनएक्टिव फॉर्म हो गई, और इनएक्टिव फॉर्म के लिए हमने जाइमोजिन्स का वर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी खुराक, जो हमने मीट लिया था, जो हमने डाइट ली थी, वो स्टमक में थी तो वो एसिडिक इन नेचर थी। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है उसको न्यूट्रलाइज होने की ज़रूरत है, उसको जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का माइंड फॉरन गया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास बाइल मौजूद है। बाइल लीवर से आता है। ठीक है, और उसकी जो पीएच है वो बेसिक इन नेचर होती है। लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया, बाइल इंटेस्टाइन में मौजूद है। बाइल की पीएच जो है वो बेसिक है, अल्कलाइन है, राउंड अबाउट 7 to 8, 8 से अबव थोड़ी सी इसकी पीएच कंसीडर की जाती है, या आप कह सकते हो कि नियरेस्ट 8 इसकी पीएच जो है वो कंसीडर की जाती है। एसिडिक फूड जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आई तो बेसिक वहां पे पीएच इसको मिली, तो हमारी जो फूड थी वो बेसिकली क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। क्लियर? यहाँ पे आने वाले जो एंजाइम है उनमें मैंने ट्रिप्सोजिन को आपको बता दिया कि आफ्टर एक्टिंग एंटेरोकाइनेज इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन विच इज द एक्टिव एंजाइम। अब हम सबसे पहले एक बात डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेफिनेटली पेंक्रियाज मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है ना चीज़ों को स्टोरी की तरह पढ़ना है। अगर हम सर पे सवार कर लें कि ये चीज़ याद करनी है, ये चीज़ याद करनी है, तो वो हम खुद भी पैनिक होंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। तो अब आप देखिए, मैंने स्टोरी का पहला पार्ट आपको बताया कि स्टमक में एसिडिक डाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक उसको बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बाइल मौजूद है, उसकी पीएच 8 के करीब है।
तो ये बेसिक पीएच है। तो जब डाइट आके इससे मिलती है जिसकी पीएच ऑलरेडी 2 to 3 थी, एसिडिक थी, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है स्टोरी का, कि यहाँ पे पेंक्रियाज मौजूद है, और पेंक्रियाज मौजूद होने का मतलब है पेंक्रियाटिक जूस मौजूद है। और पेंक्रियाटिक जूस में बेसिकली 3 4 एंजाइम मौजूद होते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी मैं शो करवा रही हूँ कर्सर से। काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये तीन। इसके अलावा एक प्रो इलास्टेज भी एंजाइम मौजूद होता है, लेकिन हम खास उन एंजाइम्स का जिक्र करेंगे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन में। अदरवाइज प्रो इलास्टेज का भी प्रोटीलिटिक एंजाइम के तौर पे काम देखा गया है। ठीक है, वो भी प्रोटीलिटिक एंजाइम ही है। तो हम ये कहते हैं कि ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये वो तीन एंजाइम हैं जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद हैं। और ये तीनों एंजाइम जो हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ड्यूडिनम में आ जाते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब ये ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये देखें क्या क्या काम करता है। मुझे इसके ढेर सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इसको जो है ना प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज करके नंबरिंग के साथ आपको दिखाना चाहिए, ताकि आपके फिंगर टिप्स पे इसके फंक्शन आ जाएं। ठीक है, ट्रिप्सिन काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला काम इसका ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजिन की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजिन को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजिन की सिंथेसाइज को एक्टिव करेगा, तो इसका मतलब है ट्रिप्सिन की भी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एंटेरोकाइनेज उसको दोबारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ट्रिप्सिन ही ट्रिप्सिन की क्वांटिटी बढ़ाने का रीजन बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ एक्टिवेटेड प्रोसेस है, अपने आप को ही बार बार जनरेट करने का प्रोसेस है। ठीक है, पहला काम तो ट्रिप्सिन का ये, यानी कि ट्रिप्सिन को किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी क्वांटिटी, अपने अमाउंट को बढ़ाने के लिए, वो खुद ही एनफ है। दूसरा काम वो क्या करता है, डेफिनेटली प्रोटीन पे तो एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि प्रोटीलिटिक एंजाइम है। तो दूसरा काम तो हम भूल ही नहीं सकते, इसका फंक्शन हम इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ओके फाइन। तीसरा इसका क्या काम है, तीसरा इसका ये काम है कि हमारे जो इंजाइम हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन, जो कि ट्रिप्सिनोजिन के साथ पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद थे और ड्यूडिनम में आए, ट्रिप्सिन उसको भी कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, यानी कि काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इसे, यानी कि काइमोट्रिप्सिन में। इसी तरह से बेटे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी उसकी एक्टिव फॉर्म जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्ट कौन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। क्लियर। तो ये जो आपको पॉइंट नंबर 3 नजर आ रहा है, इसमें भी इनएक्टिव एंजाइम था जिसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन ने। पॉइंट नंबर 4 में भी इनएक्टिव एंजाइम था जिसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव एंजाइम में ट्रिप्सिन ने। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिप्सिन के फंक्शंस थे। ठीक है, अब देखें आप कि तीनों एंजाइम हमारे पास एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। वो कौन कौन एंजाइम है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके इनको मेंशन किया है, कि चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो काइमोट्रिप्सिन हो, चाहे वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, वो क्या काम करते हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीनों की वर्किंग एक जैसी है। ठीक है, ड्यूडिनम का रिकैप देख लेते हैं हम। हमारे पास जो स्टमक में डाइट है वो एसिडिक इन नेचर है। जैसे ही वो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, वहाँ बाइल मौजूद है जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी पीएच जो है वो बेसिक है, वो हमारी एसिडिक डाइट को जो कि स्टमक से आ रही है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। पेंक्रियाज वहाँ मौजूद है, पेंक्रियाटिक जूस वहाँ मौजूद है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 4 एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, जिनको मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। उनमें एक ट्रिप्सिनोजिन है, एक काइमोट्रिप्सिनोजिन है, एक प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। इन तीन की मेन वर्किंग दिखा रही हूँ, इसलिए इन तीन को ही मैं मेंशन कर रही हूँ। दे ऑल आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रोटीन की बनी हुई है, तो ये अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो हमारी बॉडी सेल्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर जहां इनकी ज़रूरत होती है, जहां इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वहां पे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं।
तो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटेस्टाइनल सेल पे एक एंजाइम मौजूद है, उसकी ज़रूरत है, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, वो ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है। इस ट्रिप्सिन के काफ़ी ज़्यादा काम थे, मैंने इनको इसीलिए एक जो है वो कहते हैं प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ पे बता दिया। क्या है काम इसके? ट्रिप्सिन अपने आप को ही पैदा करने का सबब बनता है, अपने आप को ही जनरेट करने की रीज़न बनता है। कैसे जनाब? ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिगर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजिन प्रोड्यूस करता है, और डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है। दूसरा काम इसका प्रोटीन के ऊपर है। क्या करता है? लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा काम भी इसका जो है वो इनएक्टिव एंजाइम पर है, जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजिन, उसको ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। चौथा काम भी इसका एक इनएक्टिव एंजाइम पर है, जिसका नाम है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और उसको ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये जितने भी तीनों एक्टिव फॉर्म्स हैं, ये तीनों बेसिकली लार्ज पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर रही हैं? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रही हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखें कि हमारे पास इलियम में क्या हो रहा है। इलियम में भी हमारे पास दो एंजाइम मौजूद हैं। एक का नाम मैंने यहाँ पे शो करवाया। वैसे तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पास ऐसा एरिया जहाँ पे ब्रश बॉर्डर्स एरिया है, यानी कि ब्रश बॉर्डर मौजूद है, यहाँ पे काउंटलेस एंजाइम है। लेकिन फिर वही वाली बात है, हमें जिनसे कंसर्न है मैं वो शो करवा रही हूँ कि यहाँ पे अमाइनो पेप्टाइडेज होता है, डाईपेप्टाइडेज होता है। इन दोनों का बेसिक काम क्या है कि पेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करना, ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट करना, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। क्लियर? इसी तरह से पेप्टाइडेज के नाम से भी एक एंजाइम होता है, जिसको हम सीधा सीधा ब्रश बॉर्डर एंजाइम ही कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये पेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन कर देता है डायरेक्टली इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में। मतलब ये काम ही खत्म कर देता है, ये फाइनल डाइजेशन का स्टेप कर देता है। स्टूडेंट्स ठीक है, रिकैप देख लें इलियम का। इलियम में मैंने दो आपको यहाँ पे जो है ना वो बुलेट्स दिखाई हैं। मीन्स हमने दो एंजाइम्स की कैटेगरी को डिस्कस करना है। पहले वो कैटेगरी है जिसमें अमाइनो पेप्टाइडेज आ रहा है एंड डाइपेप्टाइडेज आ रहा है। ये क्या करते हैं? ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं और अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। आपको नाम से भी याद हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेज है तो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड, अमाइनो पेप्टाइडेज है तो अमाइनो एसिड्स। क्लियर? अब जो पेप्टाइडेज है, डेफिनेटली ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो हमारे पास हम इसको कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाता है? ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, हम इसे ब्रश बॉर्डर एंजाइम का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे अगली हेडिंग जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, हमने ढेर सारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ को पढ़ने की कि बेसिकली ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम है एंडोपेप्टाइडेज और दूसरे का नाम है एक्सोपेप्टाइडेज। अगर आप ये क्लासिफिकेशन नहीं स्टडी करते तो इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइम्स की बेसिक नॉलेज का जो है वो कंप्लीट आपका नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीलिटिक एंजाइम की क्लास को समझाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर जो लेक्चर के शुरू में दिखाया था, क्या मतलब जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के पार्ट 1 में भी हम डिस्कस करके आए हैं, यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस ना करना पड़े, एक ही स्ट्रक्चर से आपको बात समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या बताया हुआ है? मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि देखें, ये एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसीन, दूसरे से ज्वाइन कर रहा है, दूसरा भी ग्लाइसीन है, वो तीसरे से ज्वाइन कर रहा है, वो एलानीन है, वो चौथे से ज्वाइन कर रहा है, वो ग्लाइसीन है, वो फिर पांचवें से ज्वाइन कर रहा है जो कि फिर ग्लाइसीन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पांच अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। जब पांच अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो चार पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। एक, दो, तीन, चार। यानी कि दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमाइनो एसिड मिलेंगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड, चार अमाइनो एसिड मिलेंगे तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब पांच अमाइनो एसिड मिल रहे हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? चार, जो कि मैंने रेड लाइन से आपको शो करवा दिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर को रिलीज आउट कर देते हैं और दोनों पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स की टाइप पढ़ रहे थे कि ये एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज, किस बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, किस बेस पे हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है। अब मैंने ये बात भी आपको बताई हुई थी कि जी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो दोबारा बताती हूँ
कि ऐसा कॉर्नर जिसपे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, हम कहते हैं ये हमारा अमाइनो टर्मिनल है। जबकि ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो कॉर्नर में, हम कहते हैं ये हमारा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड नाम बता रहा है कि अमाइनो ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा, लेकिन पॉलीपेप्टाइड में जिस कॉर्नर पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो टर्मिनल, और जिस टर्मिनल पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है उसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। ठीक है, या कार्बोक्साइल टर्मिनल। अब आपको आसान सा कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे देती चलूं कि जो एंजाइम कॉर्नर पे एक्ट करते हैं, मतलब अमाइनो टर्मिनल पे एक्ट करेगा या कार्बोक्साइल टर्मिनल पे एक्ट करेगा, देखिए बाहर बाहर ही है ना, बाहर बाहर ही एक्ट कर रहा है, तो बाहर बाहर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज। जबकि अगर ये जो अंदर की चेन है इसमें कहीं एक्ट करेगा एंजाइम, इस पे कहीं ब्रेक डाउन करवाएगा एंजाइम, इसमें कहीं पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको कहते हैं एंडोपेप्टाइडेज, अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। एंडोपेप्टाइडेज एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, ये देखें जहां पे मैं कर्सर शो करवा रही हूँ, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, एक्ट ऑन द पेरिफ्री ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, पेरिफ्री का मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर पे, टर्मिनल पे, वो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे एक्ट करेगा एक्सोपेप्टाइडेज, या फिर यहाँ पे एक्ट करेगा एक्सोपेप्टाइडेज। क्लीव्स इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड, जैसा कि एंडो का नाम है, इंटीरियर पे एक्ट कर रहा है तो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा। एक्सो में क्लीव्स टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि जो कोने पे मौजूद होंगे, जो कॉर्नर पे मौजूद होंगे, वो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, अब एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, स्मॉल पेप्टाइड्स। देखें, दरमियान में अटैक हुआ है, दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड टूटा है, तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल पेप्टाइड बनेंगे। ठीक है, मतलब यानी कि जैसे कि यहाँ पे ब्रेकेज हुई है इस जगह, तो तीन अलग हो गए, दो अलग हो गए, तो ये हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड्स बन गए, लेकिन छोटे पेप्टाइड्स बने, अभी अमाइनो एसिड नहीं बना। जबकि फ्री अमाइनो एसिड में क्या होता है, सॉरी एंड प्रोडक्ट हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेज में क्या बनता है कि एक्सोपेप्टाइडेज जब एक्ट करता है तो ये देखिए इस जगह एक्ट करेगा, ये एक फ्री अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस जगह एक्ट करेगा तो भी फ्री अमाइनो एसिड बन जाएगा, या अगर इसने एक्ट किया तो ये डाइपेप्टाइड भी बना सकता है, डाइपेप्टाइड भी पॉसिबल है, अगर ये कॉर्नर पे एक्ट करता है तो हमारे पास इसका एंड प्रोडक्ट डाइपेप्टाइड भी बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, तो देखें कितने सारे हमने एग्जाम पढ़े हैं। पेप्सिन पढ़ा है स्टमक के अंदर, ठीक है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, ये तमाम के तमाम एंजाइम एंडोपेप्टाइडेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, ये भी आपको मुश्किल नहीं है याद करना, क्यों, कार्बोक्सी नाम बता रहा है कि कार्बोक्साइलिक टर्मिनल पे एक्ट करेगा, अमाइनो, अमाइनो का नाम बता रहा है कि ये अमाइनो टर्मिनल पे एक्ट करेगा। देखिए टर्मिनल पे एक्ट करने वाले एंजाइम है, ये एक्सोपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, ये कहाँ फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं एक्सोपेप्टाइडेज की कैटेगरी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीयोलिटिक एंजाइम की टाइप्स आपको क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम एंजाइम्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन को और उसकी बेसिक चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको इन द एंड ऑफ द लेक्चर एक ओवरव्यू देना चाहिए हमारी फुल फ्लेज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का। और वो जनाब क्या हो सकता है, ये देखें, ये एक ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में, इसने फूड ली। अब देखें जो मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की शक्ल में, अगर आपने फुल फ्लेज तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया है, लिसन किया है, तो ये जो प्रोसीजर है इसको आप खुद से भी गो थ्रू करने की कोशिश करना कि होता क्या है कि जी डाइट आई, ओके डन, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, तो अगर हो रहा है तो एक मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है च्यूइंग के जरिए, जिसे हम मेस्टिकेशन का नाम दे रहे हैं। जैसे ही डाइट स्टमक में आती है, यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए मैंने प्रोटीन का वर्ड यूज़ किया है फूड के लिए ना, कि प्रोटीन यहाँ आ गई है। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पर आ गई, यहाँ पे हमारे पास पेप्सिनोजिन मौजूद था, जिसके ऊपर HCl ने एक्ट किया और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। पेप्सिन ने क्या काम किया, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड्स में। ठीक है, ये लार्ज पेप्टाइड्स हैं, ये भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। पेंक्रियाज है यहाँ पे मौजूद, क्योंकि इंटेस्टाइन की तरफ हम जा रहे हैं, तो पेंक्रियाज यहाँ मौजूद है। बाइकार्बोनेट दिखाने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे बेसिक पीएच है, जैसे कि यहाँ पे एसिड दिखाया है, pH 2 से 3 के दरमियान है, यहाँ बेसिक पीएच है। यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन है,
प्रो इलास्टेज है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। देखिए रेड कलर से आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है, और जब हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेड वाले स्पेलिंग्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपकी आसानी के लिए ये भी बता दिया गया। ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो इलास्टेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसकी टाइप्स होती हैं ए एंड बी। ठीक है, इन्होंने एक्ट करना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, काइमोट्रिप्सिनोजिन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रो इलास्टेज इलास्टेज में कन्वर्ट होगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। तमाम इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और अपना फंक्शन देंगे। जबकि ये जो इनएक्टिव फॉर्म है इनको हम जाइमोजिन्स का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोटीलिटिक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें, जो कि खुद भी प्रोटीन की बनी हुई है। जहां हमें ज़रूरत होती है वहां हमारा इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी कि जी हमारे ड्यूडिनम का, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ड्यूडिनम भी है, जेजुनम भी है, इलियम भी है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब हमने ये ड्यूडिनम के एंजाइम्स पढ़ लिए तो अब हम इलियम की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज भी होता है। ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेज के अलावा यहाँ पे हमारे पास, ये आपको एरो पे नजर आ रहा है कि डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेजेस भी होते हैं। अब अमाइनो पेप्टाइडेज ने क्या किया कि जो पेप्टाइड्स आ रहे थे इनको डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया और अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स हैं इनके ऊपर डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेज एक्ट करता है। ये हमारे पास जो है वो एक वो नजर आ रहा है, सेल नजर आ रहा है, वहां पे ये एक्शन हो रहा है और ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखें आपके ही जो हमारी ब्लू कलर की जो मैंने आपको बताया कि सेल नजर आ रहा है, ये बेसिकली कौन सा सेल है, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है। ठीक है, हम एब्जॉर्प्शन में जाके आगे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है जिसमें डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेज डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है, इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देखें जनाब, कर्सर से शो करवा रही हूँ, ये भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ चुके हैं। अमाइनो एसिड्स आर द फाइनल बेसिक रिंग्स कह लें आप, मतलब हमें कह सकती हूँ ग्रुप्स कह लें आप। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स कह लें आप, बेसिक यूनिट्स का नाम दे लें आप। हमारे पास बेसिक चीज आ चुकी है। ठीक है, बेसिक यूनिट्स आ चुके हैं, अमाइनो एसिड्स यहाँ, अमाइनो एसिड्स यहाँ। नाउ दे विल बी ट्रेवल टूवर्ड्स द ब्लड, ये देखें ब्लड में जाने के लिए तैयार है ये। ठीक है, तो जनाब ये हमारा डाइजेशन का होल एंड फुल फ्लेज प्रोसेस था जो मैंने पार्ट्स में करके आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इतना करना है कि लेक्चर्स को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। उसके बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में जो है वो उसके नोट्स ये जनरेट करने की कोशिश करनी है। मींस नोट्स इस तरह से नहीं होने चाहिए कि आपने सिर्फ उनका जो है वो कहते हैं उनको फॉलो करना है। आपका अपना नॉलेज भी होना चाहिए, अपना नॉलेज किस तरह से, किस सिर्फ पॉइंट्स आपने नोट करने होते हैं, उसके बाद आपने खुद जनरेट करना होता है जो भी आउटपुट आपने पेपर्स में देना होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आएं कि हम जो चीज़ सामने बस उसको अच्छी तरह से देखा, याद किया और चले गए। नो, अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टोरी की तरह, किसी भी टॉपिक को एक मूवी की तरह डिस्कस करेंगे, जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, ये स्टेप हो रहा है, आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ वो भूलेंगे, भूलने का प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा, बल्कि आपको जो है वो बहुत ईजी भी लगेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों चीज़ों का फायदा होगा कि आपको भूलने वाला काम भी खत्म हो जाएगा, अच्छी तरह से आपका टॉपिक तैयार होगा और आप ये किसी और को भी बहुत इजीली कन्वे कर सकते हो और पेपर में भी आप बहुत अच्छा इसको आउटपुट दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो द स्पेशल टेक्निक्स फॉर स्टडी, बजाय इसके कि आप वही अपने पुराने तरीकों से अपने आप को भी पैनिक करो और आप अपने सर पे सवार कर लो कि केमिस्ट्री तो पॉसिबल ही नहीं है याद करना। ऐसा कुछ नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। ये जनाब हमारी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड हो गई है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं।